नमस्कार दोस्तों, धम्मा करियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हिमांशु मौर्य आज आपके लिए लेके आया हूँ मैथ्स का सबसे बेसिक टॉपिक नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो मैथ का बिल्कुल बेसिक पार्ट है यानी कि बेस है, जिस पर पूरी मैथ टिकी हुई है, चाहे वो अर्थमेटिक मैथ हो, एडवांस मैथ हो या फिर टेक्निकल मैथ हो। तो नंबर सिस्टम को आप मैथ की एबीसीडी कह सकते हो, क्योंकि सबसे पहले नंबर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, इनमें सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और इनमें बेसिकली क्या क्या डिफरेंस होता है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों आपने सुना होगा कि सम संख्याएं जिनमें 2 का भाग जाता है, विषम संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 0 कैसी संख्या है, सम संख्या है या फिर विषम संख्या है, या फिर मैं आपसे पूछूं -1 या -2 जो नेगेटिव नंबर है वो सम संख्याओं में आते हैं या फिर विषम संख्याओं में आते हैं। इसी प्रकार से अगर पूछा जाए 1 यानी कि नंबर 1 जो है वो अभाज्य संख्या है या फिर भाज्य संख्या है, या नेगेटिव नंबर जो है -1 भाज्य संख्या है या फिर अभाज्य संख्या है। तो इन सभी प्रकार के क्वेश्चनों का जवाब आज आपको मिलने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहे। और दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी प्रकार के सब्जेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी करवाए जाएंगे, जिसमें आपके मैथ्स की रेगुलर क्लासें लगेंगी और इनके अलावा जो जीके है, जीके की जितने भी क्लासें हैं वो आपके लगेंगी सुनील धनवंता द्वारा, जो कि आईएएस ऑफिसर हैं। और जो जनरल साइंस की क्लासेज हैं वो आपके नियमित लग रही है चैनल पर, वो लग रही है अनिल धनवंता से एमबीबीएस। और इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी भी नियमित क्लासें लगेंगी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों प्राकृत संख्याओं के बारे में। प्राकृत संख्याएं जिन्हें नेचुरल नंबर कहा जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं हैं जो प्रकृति से बनी हुई हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रकृति ने नंबर बनाए होंगे, प्रकृति ने तो कोई नंबर नहीं बनाए, बनाए तो इंसान नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर काउंट के काम आते हैं, क्योंकि संख्याओं का जो उपयोग होता था पहले वो केवल गिनने के काम में लिया जाता था। यदि कोई वस्तुएं रखी हुई है और आपको उन वस्तुओं को गिनने के लिए बोला जाए, काउंट करने के लिए बोला जाए, तो आप गिनती स्टार्ट करते हो कहां से? 1 से। 1 2 3 4 5। तो प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो हमेशा 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 2 3 4 5 इसी प्रकार से संख्याएं बढ़ती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना प्राकृत संख्याएं कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होती हैं। प्राकृत संख्याएं हमेशा 1 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन इन संख्याओं में बिना 0 की ये संख्याएं अधूरी मानी जाती है। तो जैसे ही 0 की खोज हुई और इन संख्याओं में 0 इंक्लूड कर लिया गया, शामिल कर लिया गया, तो ये संख्याएं पूरी हो गई यानी कि पूर्ण हो गई। तब उन संख्याओं को नाम दे दिया गया दोस्तों पूर्ण संख्याएं। होल नंबर। तो पूर्ण संख्याओं में 0 शामिल होता है। इसका मतलब क्या है? 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से जो संख्याएं बनेंगी, प्राकृत संख्याओं में यदि 0 को शामिल कर दिया जाए तो वो सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि 0 प्राकृत संख्या है या फिर पूर्ण संख्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? 0 एक पूर्ण संख्या है। और यदि इनके अलावा कोई नंबर पूछ लिया जाए कि बताओ 1 प्राकृत संख्या है या फिर पूर्ण संख्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? 1 प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है।
लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि जीरो के राइट साइड में जितने भी नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक नंबर है। तो इनके लेफ्ट साइड में जो नेगेटिव नंबर है, यदि नेगेटिव नंबर को इंक्लूड कर लिया जाए तभी ये संख्याएं हो जाएंगी पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होंगी? जिनमें जीरो के अलावा सभी धनात्मक संख्याएं और इनके लेफ्ट साइड में सभी ऋणात्मक संख्याएं इंक्लूड हो। 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से राइट साइड में बढ़ती चली जाएंगी और लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4 इस प्रकार से चलती रहेंगी। तो यहाँ पर नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो इन सभी संख्याओं को मिलाकर क्या बोला जाएगा? पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याओं के बारे में। तो अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं दोनों जो प्रकार हैं वो किसके प्रकार हैं दोस्तों? प्राकृत संख्याओं। ठीक है, नेचुरल नंबर के यहाँ पर क्या प्रकार हो जाएंगे? भाज्य और अभाज्य। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार से पूर्ण संख्याओं के क्या प्रकार हो जाएंगे? सम संख्याएं और विषम संख्याएं, ऑड और इवन नंबर। ठीक है, यहाँ पर पूर्णांक संख्याओं के बारे में देख सकते हो कि जीरो के अलावा यहाँ पर राइट साइड में धनात्मक संख्याएं होंगी और लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्याएं होंगी। तो अब बात करते हैं कि भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती है और इनका पता किस प्रकार से किया जा सकता है। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर और भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर। इन संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं कि संख्याएं क्या होती है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें स्वयं के अलावा और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, किसी अन्य संख्या का डिवाइड नहीं हो, तो वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है। और यदि इन दोनों संख्याओं के अलावा यानी कि स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाता है तो वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों, इनको डिफरेंशिएट किस प्रकार से करेंगे तो उनका मेथड सीखते हैं यहाँ पर। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखता हूँ मैं, 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ये संख्याएं मैंने यहाँ पर बोर्ड पर कुछ संख्याएं लिखी हैं। तो इनका पता करना है कि ये भाज्य है या अभाज्य है। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, इनके फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड क्या होते हैं दोस्तों? ऐसी संख्या है जिनका भाग पूरा पूरा जाता हो दी हुई संख्या में। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 15 में किन किन संख्याओं का भाग जाता है? 15 में आप 1 का भाग दे सकते हो तो 1 का भाग जाएगा। इसके अलावा आप इसमें 3 का भाग दे सकते हो, इसके अलावा आप इसमें 5 का भाग दे सकते हो, इसके अलावा आप इसमें 15 का भाग दे सकते हो। इसका मतलब क्या है? 15 में आप 1 का भाग दे सकते हो, 3 का भाग दे सकते हो, 5 का दे सकते हो, 15 का दे सकते हो, इसका पूरा पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ पर कुल कितने नंबर हुए? ये जो नंबर है, 4 जो संख्या है, ये क्या होंगी? गुणनखंड होगी। किसका? 15 का। ठीक है, तो कितने गुणनखंड हो गए इसके? टोटल 4। इसी प्रकार से देखते हैं 12 के फैक्टर यानी गुणनखंड कितने होंगे? 12 में आप 1 का भाग दे सकते हो, 2 का भाग दे सकते हो, 3 का भाग दे सकते हो, 4 का भाग दे सकते हो, 6 का भाग दे सकते हो और 12 का भाग दे सकते हो। तो यहाँ पर कुल फैक्टर कितने हो गए दोस्तों? 3, 3, 6। तो टोटल फैक्टर हो गए यहाँ पर 6। इसी प्रकार से 10 के बारे में बात करते हैं। इसमें आप 1 का डिवाइड कर सकते हो, इसके अलावा 2 का डिवाइड कर सकते हो, 5 का डिवाइड कर सकते हो और 10 का डिवाइड कर सकते हो। टोटल नंबर कितने हो गए यहाँ पर? 4। 9 में आप 1 का डिवाइड कर सकते हो, 3 का डिवाइड कर सकते हो और 9 से डिवाइड कर सकते हो। टोटल फैक्टर यहाँ पर कितने हो गए? 3। अब बात करते हैं दोस्तों 8 के बारे में। 8 के फैक्टर क्या होंगे? 1, 2, 4 एंड 8। ठीक है, तो यहाँ टोटल फैक्टर कितने हो गए? 4, 7। अब बात करते हैं 7 में किन संख्याओं का भाग जाएगा? यहाँ पर केवल 2 ही संख्या होंगी, 1 और 7। ठीक है, फैक्टर कितने हो गए यहाँ पर? 2। 6 की अगर बात की जाए तो इसके फैक्टर हो गए 1, 2, 3 एंड 6। टोटल फैक्टर हो गए 4। 5 के अगर फैक्टर करें तो 1 और 5 केवल 2 फैक्टर होंगे और अगर 4 के फैक्टर करें तो यहाँ पर 1, 2, 4
टोटल फैक्टर हो गए 3। 3 की बात करें यहाँ 2 फैक्टर होंगे 1 एंड 3। 2 की बात करें तो यहाँ पर फैक्टर कितने हो गए दोस्तों, केवल 1 और 2 यानी कि 2 फैक्टर हो गए। 1 का केवल एक ही फैक्टर है 1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो फैक्टर आए हैं कुछ संख्या ऐसी है जिनके केवल 2 फैक्टर है। कौन कौन से फैक्टर हैं? जैसे आप 7 का देख सकते हो, 1 और 7 केवल 2 ही फैक्टर है। 5 का फैक्टर देख सकते हो, 1 और 5 केवल 2 फैक्टर है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर होंगे? एक तो 1 होगा, 1 तो सभी में कॉमन है, और इसके अलावा खुद जो संख्या है स्वयं है, केवल 2 फैक्टर ऐसे होने चाहिए। इनके अलावा अगर फैक्टर नहीं है तो वह संख्या अभाज्य संख्या होगी, प्राइम नंबर होगी। इसका मतलब क्या है कि जिन संख्याओं के केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, न 2 से ज्यादा न 2 से कम, तो ऐसी संख्याएं हमेशा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो 7 है, 7 के फैक्टर 2 है, तो ये संख्या क्या होगी? प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या। इसी प्रकार से देख सकते हो 5 के जो फैक्टर है 2 है, तो ये कैसी संख्या हो गई? अभाज्य। इसी प्रकार से 3 के 2 फैक्टर है, तो ये संख्या हो गई अभाज्य। और यहाँ पर संख्या 2 है, 2 के भी फैक्टर 2 है, तो ये संख्या भी हो गई अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, जिन संख्याओं के फैक्टर 2 से ज्यादा हो, यानी कि 3, 4, 5, 6 ऐसे 2 से ज्यादा हो, तो ऐसी संख्याएं हमेशा भाज्य संख्याएं कहलाती है, कंपोजिट नंबर कहलाती है। जिस प्रकार से 4 फैक्टर किसके हैं? 15 के, तो ये संख्या 15 क्या हो जाएगी दोस्तों? भाज्य यानी कंपोजिट नंबर। 12 के कितने फैक्टर है? 6, 2 से ज्यादा है, तो ये संख्या हो गई आपकी भाज्य। यहाँ पर 10 के फैक्टर 4 है, तो ये संख्या हो जाएगी आपकी भाज्य। 9 के फैक्टर यहाँ पर 3 है, तो ये संख्या हो जाएगी आपकी भाज्य। 8 के फैक्टर 4 है, तो ये संख्या हो जाएगी आपकी भाज्य। इसी प्रकार से 6 के फैक्टर 4 है, तो ये संख्या जो है वो हो जाएगी भाज्य संख्या, और 4 के फैक्टर 3 है, तो ये संख्या भी हो जाएगी भाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, अब ये बात तो आराम से समझ में आ गई होगी, लेकिन यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं अब उनके बारे में बात करते हैं। यहां पर क्वेश्चन बनता है दोस्तों 1 के बारे में। 1 जो संख्या 1 है वह भाज्य है या अभाज्य है? ठीक है, अगर इसको मान लेते हैं कि अभाज्य संख्या है, लेकिन अभाज्य संख्याओं के जो फैक्टर है वो कितने होने चाहिए? हमेशा 2 होने चाहिए, न 2 से ज्यादा न 2 से कम। इसका मतलब क्या है कि इसका तो केवल एक ही फैक्टर है 1 का, 2 तो नहीं है। अगर 2 फैक्टर नहीं है तो ये अभाज्य संख्या तो नहीं हो सकती। अब बात करते हैं, मान लेते हैं सपोज एक जो है भाज्य संख्या है, और भाज्य संख्याओं के जो फैक्टर होते हैं वो हमेशा 2 से ज्यादा होते हैं, 3, 4, 5, 6 के रूप में। लेकिन इसका तो फैक्टर जो है वो 1 है, यानी कि 2 से कम है, तो ये संख्या भाज्य भी नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है कि जो संख्या 1 है ये न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ठीक है दोस्तों, यहां पर जो संख्या 1 है वो न तो भाज्य होगी और न ही अभाज्य संख्या होगी। ये एक तरफ से अपवाद है भाज्य और अभाज्य संख्याओं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है, तो फिर एक के बारे में बात करते ही क्यों है? क्यों पूछा जाता है कि ये भाज्य है या अभाज्य है? तो इसका क्या कारण है दोस्तों कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं अभी अपन ने देखा था, ये दोनों के दोनों किसका प्रकार होते हैं दोस्तों? किसका टाइप होते हैं? ये प्राकृत संख्याओं के। और प्राकृत संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 1 भी आया तो 1 के बारे में बात करना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ जितनी भी संख्याएं होंगी 1 2 3 4 5 इस प्रकार से जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं उनको डिवाइड किया जाता है किसमें? भाज्य संख्याओं में और अभाज्य संख्याओं में। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक जो है वो न तो भाज्य नहीं अभाज्य, तो यहाँ पर इसका तीसरा टाइप बन जाता है जिसको क्या बोलेंगे दोस्तों? इकाई यानी कि यूनिट, जिसको क्या बोला जाता है? 1। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से प्राकृत संख्याओं के 3 टाइप हो गए, भाज्य, अभाज्य और इकाई यानी कि यूनिट। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 0 के बारे में। 0 के बारे में बात करते हैं, 0 भाज्य है या अभाज्य है? दोस्तों अगर बात करें भाज्य संख्याओं के बारे में, यदि डेफिनेशन देखें तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें स्वयं के अलावा और 1 के अलावा अन्य अगर किसी संख्या का भाग चला जाता है तो वह भाज्य संख्याएं कहलाती है। तो 0 में तो आप किसी भी संख्या का भाग दे सकते हो, इसमें तो सभी संख्याओं का भाग जा सकता है।
जीरो में अगर आप 1 का भाग दोगे तो भी आपका आंसर 0 आएगा, जीरो में अगर 2 का भाग देते हो तो भी आपका आंसर 0 आएगा, जीरो में अगर आप 3 का भाग देते हो तो भी आपका आंसर 0 ही आएगा। इसका मतलब ये संख्या भाज्य होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों जीरो क्या प्राकृत संख्याओं में आता है? क्या प्राकृत संख्याओं में इंक्लूड है? नहीं है। तो जीरो के बारे में आप बता नहीं सकते कि ये भाज्य या अभाज्य है, तो जीरो के बारे में आप बता ही नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या आंसर होगा? यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ जीरो भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या है, तो इसका आंसर क्या होगा कि बता ही नहीं सकते कांट से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके कांट से। ठीक है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना। अदरवाइज अगर आप डेफिनेशन देखोगे भाज्य संख्याओं की तो ये जीरो को आप भाज्य संख्या मान सकते हो, लेकिन यहाँ पर जीरो भाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि भाज्य और अभाज्य संख्याएं किसका प्रकार है? प्राकृत संख्याओं में। ठीक है, और प्राकृत संख्याओं में कभी भी जीरो नहीं आता, तो जीरो के बारे में आप बता ही नहीं सकते कि ये भाज्य है या अभाज्य है। और अगर पूछा जाए एक के बारे में तो एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से नेगेटिव नंबर की बात करते हैं। अगर पूछा जाए बताओ -1 कैसी संख्या है, भाज्य या अभाज्य? तो यहाँ पर प्राकृत संख्याओं में नेगेटिव नंबर नहीं आ रहे, माइनस वाली संख्याएं नहीं आ रही, तो आप इसके बारे में भी नहीं बता सकते। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से आते हैं। तो दोस्तों प्राकृत संख्याओं को आप 3 प्रकार में बांट सकते हो। यहाँ पर प्राकृत संख्याएं जो है आप इनको अभाज्य संख्याओं के रूप में और भाज्य संख्याओं के रूप में और इकाई यानी कि यूनिट के रूप में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर और अभाज्य संख्याएं जिनको प्राइम नंबर बोला जाता है। अगर अभाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल देखा जाए तो कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य होती हैं, तो इनके बारे में बात करते हैं। प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। जो 1 है वो तो क्या है? इकाई, न तो भाज्य नहीं अभाज्य, ये न तो अभाज्य में आएगी और न ही भाज्य में आएगी, तो कहाँ आएगी? इकाई यानी कि 1 में। ठीक है, इसके बाद में आता है 2। 2 जो संख्या है, जो अभी देखा था अपन ने, इसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 और 2, और जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या, यानी कि 2 क्या है? अभाज्य संख्या। इसके बाद में 3, इसके भी 2 फैक्टर होते हैं, 4 के फैक्टर 3 होते हैं, तो ये क्या हो गई? भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, इनके अलावा 31, 37, 41, 43, 47, इस प्रकार से ये चलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, और जब भाज्य संख्याओं के बारे में बात करेंगे तो यहाँ 4, 6, 8, 9, 10, 12 इस प्रकार से संख्याएं चलती रहेंगी। और इकाई इसमें केवल एक ही अंक होगा, कौन सा होगा? केवल 1 होगा। ठीक है दोस्तों, इनमें अब जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो किस प्रकार से बनते हैं दोस्तों? आपसे पूछा जा सकता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी दोस्तों? देखिए अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी कौन सी है? 2 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है सबसे छोटी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विषम अभाज्य संख्या, यानी कि अभाज्य संख्या तो है लेकिन क्या होनी चाहिए? विषम। तो यहाँ देखिए सबसे छोटी संख्या तो अभाज्य में क्या है दोस्तों? 2 है, लेकिन 2 क्या है? सम संख्या। तो इससे बड़ी कौन संख्या है? 3 यहाँ पर विषम संख्या है और अभाज्य भी है, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? 3 हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी यहाँ पर प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या है उनमें 2 के अलावा जितनी भी संख्या है 3, 5, 7, 11, 13, 17 वो सभी की सभी विषम संख्याएं हैं। केवल सम संख्या तो कौन सी है दोस्तों? 2 है। ठीक है, तो 2 से रिलेटेड क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, एकमात्र या इकलौती सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी दोस्तों? 2 होगी। इसी प्रकार से पूछा जा सकता है
सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है, तो आपका आंसर 4 हो जाएगा। या फिर इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, यानी कि भाज्य संख्या तो हो लेकिन क्या होनी चाहिए, विषम। तो यहां पर देखिए विषम संख्या सबसे छोटी कौन सी है, 9 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 यानी कि 9 हो जाएगा। और यदि बात करें एक के बारे में, पूछा जाए ऐसी संख्या जो न तो भाज्य हो और न ही अभाज्य हो, तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, केवल एक होगी। ठीक है। और दोस्तों इनमें क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि 1 से 50 के मध्य कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, कुल कितनी अभाज्य संख्याएं 1 से 50 के मध्य में। तो ये दोस्तों यहां पर आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 1 से 50 के बीच में टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 15 होती है। आप इनको आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट आएगा, आपको काउंट नहीं करना। 1 से 50 के मध्य कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 15 यानी कि 15 होना चाहिए। या इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, 50 से 100 के मध्य में कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या याद रखोगे आप, 10 होती है, 10 होती है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो कि 1 से 100 के मध्य कितनी हो जाएंगी। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, 1 से 100 के मध्य कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हो जाएंगी, तो 15 10 कितनी हो जाएंगी दोस्तों, टोटल 25 हो जाएंगी। तो 1 से 100 के मध्य कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो आपका आंसर होगा 25 यानी कि 25। ठीक है दोस्तों, तो ये वो पॉइंट है जिनसे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं सम संख्याएं और विषम संख्याओं के बारे में। दोस्तों सम संख्याएं और विषम संख्याएं, सम संख्याएं इवन नंबर और विषम संख्याएं ऑड नंबर, इनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आप जानते होंगे सम संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं कौन सी होंगी, 2 4 6 8 10 12 14, इस प्रकार से ये चलती रहेंगी। और बात करें विषम संख्याओं की, ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए। इसका मतलब क्या है, 2 का भाग देने पर शेषफल हमेशा 1 आता हो। तो ऐसी संख्याएं कौन सी होंगी, 1 3 5 7 9 11 13, इस प्रकार से ये चलते रहेंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि 0 जो है वो सम संख्या है या फिर विषम संख्या है। तो इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि सम और विषम जो संख्याएं हैं वो किसका टाइप है दोस्तों, पूर्ण संख्याओं का। पूर्ण संख्याएं वो नंबर जो है उनका टाइप है, और पूर्ण संख्याओं में हमेशा 0 भी आता है, 0 इंक्लूड होता है। तो 0 के बारे में बात करते हैं। 0 में मान लेते हैं दोस्तों कि 0 क्या है, सम संख्या है। यदि ये सम संख्या है तो इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो 0 में 2 का भाग देते हैं दोस्तों। यदि आप इसमें 2 का भाग देते हो, किस प्रकार से, 0 में यदि आप 2 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 0 बार। 0 को आप 2 से गुणा करोगे 0 आएगा, और माइनस करोगे 0 में 0, तो 0 शेषफल रहेगा। तो यहाँ शेषफल क्या है, 0 है। इसका मतलब 2 का पूरा पूरा भाग इसमें चला गया है। ठीक है, जिस प्रकार से और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 4 है, 4 में अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा। तो क्या करते हो, 2 गुना 2, यहाँ पर कितना 4 माइनस करते हो, शेषफल क्या होता है, 0। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग देते हैं तो शेषफल 0 आता है, तो वह संख्या दोस्तों क्या कहलाती है, सम संख्या। ठीक है, सम संख्या क्या होगी दोस्तों, जिसमें 2 का भाग देते हैं तो शेषफल हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब पूरा पूरा भाग चला जाए। इसी प्रकार से देख सकते हो 12 में अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितनी बार भाग जाएगा, 6 बार। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 माइनस करोगे तो शेषफल क्या होगा, 0। यदि किसी का रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 आ जाए तो वह संख्या क्या कहलाती है दोस्तों, सम संख्या।
ठीक है। तो इसी प्रकार से देख सकते हो 0 में जब आप 2 का डिवाइड करते हो तो यहाँ शेष पर कितना बचा है दोस्तों, 0 बचा है। इसका मतलब ये जो संख्या है वो क्या होगी, सम संख्या होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 0 एक सम संख्या है। तो यहाँ पर जो सम संख्या है आप स्टार्ट किए हो 2 4 6 8 से, वो कहां से स्टार्ट होगी दोस्तों, 0 से। यहाँ पर 0 जो है वो भी सम संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखना है कि 0 हमेशा सम संख्या होती है, क्योंकि 0 में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। हाँ, 2 के अलावा बाकी सभी संख्याओं का भाग भी 0 में चला जाता है, लेकिन जो कंडीशन है सम संख्या की वो क्या है, जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चल जाए, मतलब शेषफल 0 रहे, वह संख्या हमेशा सम कहलाती है। या दोस्तों इनको प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 2 + 6 = 8, बिल्कुल सही है। 2 + 6 = क्या होता है, 8 होता है। यहाँ पर 2 कैसा नंबर है दोस्तों, इवन नंबर है। 6 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। और 8 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है। यानी कि इवन में यदि इवन नंबर जोड़ते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है दोस्तों, इवन नंबर ही प्राप्त होता है। या फिर आप देख सकते हो 3 + 5 = क्या होता है, 8। यहाँ पर 3 कैसा नंबर है दोस्तों, ऑड नंबर है। 5 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। और 8 कैसा नंबर है दोस्तों, इवन नंबर है। इसका मतलब क्या है, ऑड नंबर में यदि ऑड नंबर जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, इवन नंबर। तो यहाँ पे आपके ये कुछ रूल्स बन गए हैं, यदि आप किसी भी सम संख्या में सम संख्या ऐड करते हो तो आपको हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होगी। इसी प्रकार से यदि किसी विषम संख्या में विषम संख्या ऐड करते हो तो आपको हमेशा सम संख्या प्राप्त होगी। तो मान लेते हैं दोस्तों कुछ देर के लिए कि 0 क्या है, इवन नंबर है। ये अपन ने मान लिया, लेट। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं इसके अकॉर्डिंग। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2 + 0 = क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। यहाँ पर 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो बताओ यहाँ प्लस में कौन सा नंबर जुड़ेगा कि ये इवन नंबर हो जाए। इवन में कौन सी संख्या जोड़े कि वो इवन यानी कि सम संख्या मिले। तो यहाँ पर सम संख्या में हमेशा कैसी जुड़ेगी दोस्तों, सम संख्या ही जुड़ेगी। तो ये जो संख्या है वो क्या होगी, इवन ही होगी अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक है, तो यहाँ पर प्रूफ हो चुका है कि 0 क्या होगी, इवन नंबर होगी, जो कि माना था ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है दोस्तों, या आप इनसे भी प्रूफ कर सकते हो। मान लेते हैं दोस्तों लेट 0 क्या है, ऑड नंबर है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ऑड नंबर है। तो यहाँ पर आप प्रूफ कर सकते हो 3 + 0 = क्या होता है, 3 होता है। यहाँ पर 3 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। यहाँ पर 3 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। दोस्तों प्लस में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े ऑड में कि वो क्या मिल जाए, ऑड संख्या मिल जाए। ठीक है, किसी भी विषम संख्या में यदि आप यहाँ पर विषम संख्या जोड़ते हो, यदि आप 0 को क्या मानते हो दोस्तों, ऑड मानते हो, ऑड में यानी कि विषम संख्या में विषम संख्या ऐड करते हो तो यहाँ कैसी संख्या प्राप्त होती है, इवन प्राप्त होती है, यानी सम संख्या प्राप्त होती है। और यहाँ पर क्या है, कौन सी संख्या दोस्तों, 3 ऑड नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो आप मान रखे हो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब यहाँ पर केवल एक ही चीज प्रूफ हो रही है कि 0 एक सम संख्या है। और यदि इनमें से क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा, 0 होगा। 2 बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों पूर्णांक संख्याओं के बारे में। पूर्णांक संख्याएं जो है, इंटीजर नंबर, जैसे अपन ने बात की थी कि 0 के राइट साइड में धनात्मक संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से, और लेफ्ट साइड में माइनस की संख्याएं होंगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। तो यहाँ पर पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की हुई। कौन कौन सी, 0 के जो राइट साइड में जितने भी संख्याएं हैं, यहाँ पर ये जो संख्या है वो कौन सी होंगी, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव नंबर। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से जो लेफ्ट साइड में नंबर है वो क्या होंगे, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव नंबर। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों 0 जो है वो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। तो 0 क्या होता है, वैसे उदासीन होता है। ठीक है, तो 0 को आप क्या बोलोगे, 0 या फिर 0। ठीक है दोस्तों, या फिर दोस्तों इनमें से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि अधनात्मक संख्याएं कौन कौन सी होती है। अधनात्मक संख्याएं, ठीक है, जो धनात्मक नहीं हो। तो ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी, तो यहाँ पर जितने भी धनात्मक संख्या है उनको छोड़ करके जितनी भी संख्या होगी वो क्या होंगी, अधनात्मक। तो अधनात्मक क्या क्या हो जाएंगे, 0, -1, -2, -3, इस प्रकार जो भी संख्याएं होंगी वो क्या हो जाएगी, अधनात्मक संख्या, जिसमें 0 भी इंक्लूड होगा। या फिर पूछा जाए आपसे अऋणात्मक संख्याएं। अऋणात्मक संख्याएं कौन सी होंगी, यानी कि ऋणात्मक संख्याओं को छोड़कर बाकी की संख्याएं, तो यहाँ पर 0 भी रहेगा और धनात्मक संख्या रहेगी, तो कौन सी होंगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार संख्याएं रहेंगी। तो ध्यान रखना, अधनात्मक और अऋणात्मक दोनों संख्याओं में 0 इंक्लूड होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आज हमने जाना कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, और इनके साथ ही भाज्य, अभाज्य और सम विषम संख्याओं के बारे में भी जाना। और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में कि उनको किस प्रकार से पहचाना जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।